नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन। राहुल ने कहा बदले की राजनीति, सरकार ने बताया अदालती कार्रवाई। सुषमा स्वराज पहुंची इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नेताओं से आपसी मसलों पर करेंगी बात। कल हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। दिल्ली सरकार का फैसला, सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा सम और विषम नंबर का फॉर्मूला। रविवार को नहीं होगी कोई पाबंदी। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन के बाद 48 ने गंवाई रोशनी। एम्स के डॉक्टरों ने की जांच रिपोर्ट पे कांग्रेस ने जताया विरोध। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट। 220 अंक की कमी के साथ 3 महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेशनल हेराल्ड का मामला मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में जोर शोर से उठा। कांग्रेस के विरोध के चलते कोई विधायी काम नहीं हो सका। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जबकि सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले में बहस की चुनौती दी। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के दागी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार बन गई, अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, गरीबी हटाने की तरफ जाएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। संसद में चर्चा हो सकती है और जितने भी विषय आजाद साहब ने उठाए हैं, आप तुरंत इन तमाम दोनों विषयों की चर्चा आरंभ कीजिए। सरकार सारे तथ्य संसद और देश के सामने रखेगी। सदन के बाहर भी ये मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी कहा कि वो सवाल पूछना जारी रखेंगे। मैंने ये कहा ये सवाल पूछा, मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। Do this type of vendetta politics and make me stop asking questions about what I've been asking. I'm going to put pressure on the government and I'm going to continue to do my job. लोकसभा में भी यही स्थिति रही। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य अवरोध करने लगे और इस वजह से कार्यवाही में बार-बार गतिरोध आया। टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना है। इस मामले में सोनिया और राहुल के साथ 7 आरोपी हैं। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को पेशी से छूट देते हुए 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे पेश होने का निर्देश दिया है। इस अश्योरेंस पर इस विश्वास दिलाया जो इन्होंने कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने लिखा है ऑर्डर में कि द कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल द अक्यूज्ड टू बी प्रेजेंट ऑन 19, तो 19 को 3 बजे सब उपस्थित रहेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को समन रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने निजी पेशी से छूट देने से भी मना कर दिया था। हमारा मानना है कि कानून के आधार पे हमारा अत्यंत पुरजोर मजबूत केस है। हम उसको मजबूती से सभी विभिन्न कानूनी फोरम पे रखेंगे।
हमें आश्वासन है कि हम इस केस को कानूनी आधार पे जीतेंगे। इस मामले में सोनिया और राहुल के अलावा सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड आरोपी हैं। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड पर कब्जे के लिए फंड की गड़बड़ी और जालसाजी की गई है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या आरोप लगाए हैं वो आपको बताते हैं कि द एसोसिएट्स जर्नल्स के पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक था। 90 करोड़ की देनदारी के साथ 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हुआ। 2010 में यंग इंडिया कंपनी ने द एसोसिएट्स जर्नल का अधिग्रहण किया। कांग्रेस ने यंग इंडिया को 90 करोड़ का कर्ज दिया। 90 करोड़ से यंग इंडिया ने द एसोसिएट्स जर्नल खरीदा। यंग इंडिया ने 50 लाख में द एसोसिएट्स जर्नल का कर्ज माफ किया। यंग इंडिया ने सोनिया राहुल की 38% हिस्सेदारी पार्टी कोष से कर्ज देना कानून का उल्लंघन। और उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का जवाब दिया और कई सवाल भी किए। चिदम्बरम के मुताबिक गैर लाभकारी कंपनी के निदेशकों पर अवैध मुनाफे का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। यंग इंडिया होल्डिंग कंपनी है जबकि एसोसिएट्स जर्नल्स सहायक कंपनी। दोनों कंपनियों के निदेशक एक हैं, तो किसने किसको धोखा दिया। सभी आय और संपत्तियां एसोसिएट्स जर्नल्स के पास हैं, तो फिर गबन का मामला कैसे। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व सांसद मधु गौड़ याशी हैं। मधु, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मधु, मैं समझना चाहूंगा, नमस्कार। जो आप लोगों की दलील है या जो आप लोग कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि इस मसले पर मामला कोर्ट में है और वो राज्यसभा में बहस को भी तैयार हैं। क्या आप लोग करेंगे आगे? और आज जो दिखा विरोध प्रदर्शन, या फिर मैं कहूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने संसद को अवरोध किया राज्यसभा में, क्या रणनीति और क्यों? देखिए, इसमें कविंदर जी, सांसद में आवाज उठाना, जब खासकर सरकार ये तानाशाही से काम कर रही है, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए प्रतिपक्ष नेताओं के ऊपर गलत आरोप से किसी तरीके से केस, झूठा केस बना के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं, आज कांग्रेस ने, विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये बीजेपी क्या क्या किया था 2011 में, जब यूपीए सरकार ने जीएसटी बिल प्रवेश किया था। उस समय बीजेपी के जो नेता, आज का प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, नेशनल अध्यक्ष अमित शाह को अरेस्ट किया गया था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके तहजीब में उनके जब अरेस्ट हो गए थे तो जीएसटी बिल प्रवेश को रोक दिया था बीजेपी ने उस दिन। तो आज अभी नया नीति सिखा रहे हैं कि कांग्रेस से विपक्ष जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। इसमें आपको देखनी चाहिए, आपने सुना है कि चिदम्बरम जी एक माननीय वकील भी है, वो क्या कहा था। अब हमें आज वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बयान देते हैं संसद राज्यसभा में, कहते हैं कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये काय का रियल एस्टेट कंपनी है? पहले एक देखिए कि किसने इसमें शिकायत करी थी कोर्ट में। सुब्रमण्य स्वामी, वो कौन है? पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर है। सेंट्रल कमेटी क्या करती है? ये पूरा थिंक टैंक है बीजेपी पार्टी का। किस तरीके से ये नाकामयाबी यूपीए सरकार, जो एनडीए सरकार की, मोदी सरकार जो 19 मंथ, सुब्रमण्यम स्वामी ने जब याचिका दायर की थी उस वक्त आपकी सरकार थी, तब वो बीजेपी के नेता भी नहीं थे। सवाल यह कि जब संसद में विपक्ष, मैं कहूं कि जिस तरीके से मांग कर रहा था और जो आप लोगों के आरोप थे, आज अरुण जेटली जो कि सदन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि वो सदन में चर्चा को भी तैयार हैं। तो क्या उचित नहीं है कि इस सदन के अंदर इस पूरे मसले पर विस्तृत चर्चा हो? ये चर्चा जब यही सवाल जब अरुण जेटली को पूछे गए थे, जब सांसद नहीं चला रहे थे कई मुद्दों पे, वे जब विपक्ष में थे, ये कह रहे थे कि ये हमारा हक है, ये डेमोक्रेसी में आवाज उठाना या सांसद को नहीं चलाने देना। जिस तरीके से सरकार सरकार की कमियां में या नाकामयाबी दिखाने के लिए ये सांसद को जैसे वो लोग स्टैंड बना दिए थे। आज अब अरुण जेटली नया, जब वो विपक्ष में तो अलग नीति,
जब पक्ष सरकार में है तो अलग नीति शिकार है। अब सुब्रमण्य स्वामी जी की बात करें तो 2012 में इसी मुद्दे पे ये इलेक्शन कमीशन को लिखा था जी। जिस पार्टी जैसा बीजेपी भी एक कांस्टेबल के कंपनी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करी थी और उसका पैसे भी जो लाभ पाई थी उसने उसके बुक्स में दिखाया था। और बीजेपी एक न्यूज़पेपर चलाती थी, उस न्यूज़पेपर में जब नष्ट हुआ उसका भी उस बीजेपी बुक्स में दिखा दिया था। कहीं कभी क्वेश्चन किया या सुब्रमण्य स्वामी कभी केस बीजेपी पार्टी के खिलाफ फाइल किया? इसमें आप देखिए किस तरीके से कुछ जो यंग इंडियन कंपनी है, ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपया यंग इंडियन कंपनी को दी। यंग इंडियन कंपनी एक रियल एस्टेट, ये झूठा आधा झूठा दिखा रहे हैं। मधु यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो आपका पक्ष है, अगर संसद में चर्चा हो इस मसले पर तो पूरा सच सामने आता और जो आपके आरोप है उनको बल मिलता और सरकार को शायद आप बेहतर तरीके से घेर पाती। क्या ऐसा नहीं है? हम देश ना अभी पहले हम देशवासियों को ये दिखाना चाहते हैं, ये मोदी सरकार जिस तरीके से विपक्षों की आवाज बंद करना चाहती है, जो उनकी नाकामयाबी 19 महीने में जिस तरीके से वादा किया था देशवासियों को 2014 में सत्ता में आने के लिए, अलग अलग आरोप करे थे। ये तो वादा करे थी, ये कांग्रेस सरकार के अंदर 75 लाख करोड़ रुपया देश को लूटा है, वो काला धन है। हम देश 100 के दिन अंदर 100 के दिन वापस ले आएंगे और देशवासियों के अकाउंट में 15 लाख देंगे। मधु जिस तरीके से आज देश की एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, मधु मैं अभी गिर रही है, बीजेपी के कई नेताओं के बयान पढ़ रहा था जो ट्वीट किए उन लोगों ने, सोनिया जी उठा उनका सीधा ये आरोप एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो आरोप और जिस तरीके से उन्होंने संसद में आज व्यवधान खड़ा किया है उनके सामने दिखाते हुए ये बीजेपी की साजिश है। मधु बीजेपी के नेताओं के आज जो ट्वीट है वो ये इशारा कर रहे हैं, साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि देश में जो अदालतें हैं उनको सरकारें प्रभावित कर रही हैं, जो कि बहुत गलत है। क्या जवाब है आपका? सरकार बिल्कुल प्रभावित कर रही है। अगर ये लीगल बैटल है, जब हाईकोर्ट की ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर कॉपी निकलने से पहले ही बीजेपी की पार्टी ऑफिस में शाहनवाज हुसैन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। ये सारा अगर साजिश नहीं, आप देखिए यही सुब्रमण्य स्वामी, जब आप एक देखिए इसका गैर हम आपके थ्रू राज्यसभा टीवी के देशवासियों को ये बताना चाहते हैं, जब ये बिहार इलेक्शन हार गए, राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगे ब्रिटिश सिटीजन है, ये कितने नाजिम्मेदारी की, ये इसके किससे मैलिशियस कंप्लेन है, उसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। अब दोबारा ये सडन ये आ गया, हम कोर्ट के ऊपर जुडिशरी पर कोई हमारा आरोप नहीं है, हम वो लीगल लड़ेंगे और उनके पूरा गौरव है। हम ये देशवासियों को ये दिखाना चाहते हैं आज राज्यसभा से लेके भी, और अब आपके थ्रू भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो केस ये लगाया इसमें कोई एकदम झूठा केस है, इससे कोई होने वाला नहीं है। हम तो लीगल फाइट तो करेंगे, मगर देशवासी प्रजा को भी ये बताना चाहिए, बीजेपी सरकार खासकर मोदी जी ये जो विशियस कंप्लेन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको जो ये जैसा उनके ऊपर मैं समझ रहा हूं मधु, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के जो मंशा है उसको आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। मधु वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। सुषमा स्वराज बुधवार को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। तालिबान और IS के बढ़ते आतंकवाद के बीच अफगानिस्तान में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं।
सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने और सुरक्षा ताना बाना को मजबूत कर आतंकवादियों को अलग थलग करना है। Vision of a peaceful, stable and prosperous Afghanistan, which is in the best interest of the region, is far from becoming reality unless we put an end to financial, logistical and ideological support enjoyed by militants in our region. We believe that our country can act as a catalyst and a land bridge to connect parts of the region to accelerate regional socio-economic cooperation. 2011 में शुरू की गई इस प्रक्रिया में भारत और पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत 31 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत को इस प्रक्रिया में जुड़ने से तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस पाइपलाइन में जुड़ने और मध्य एशिया के साथ सड़क मार्ग से संपर्क बहाल करने का मौका मिल सकता है। TAPI, the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India natural gas pipeline can play some role in it. And recently there have been important moves in this direction. And we have just seen the reports that from December 13, the construction work on TAPI pipeline is going to start. विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही वो विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी। राजनीतिक दलों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। नई बातचीत तो दोनों देश में होना चाहिए। यह हमारा पुराना और बरसों से मत रहा है। हम वार्ता के पक्षधर हैं, लेकिन वार्ता पूरी तरह से टारगेटेड होना चाहिए और उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को बैंकॉक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जांजुआ के साथ लंबी बातचीत की थी। उस बातचीत में विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के साथ जल्दबाजी में कोई नतीजा निकलेगा ऐसा कोई नहीं मानता, लेकिन जो भी हम कहना चाहते हैं वह तभी संभव है जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसीलिए उलझनों से दूर रखते हुए बैंकॉक में पहले NSA और फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की और अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में जाकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी बात करेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये अफगानिस्तान से वाबस्ता है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। बायलैटरल मुलाकातों से आप क्या तवक्को रखें? आप क्या संदेशा लेकर आई हैं हिंदुस्तान से? मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां तारीख के हिसाब से चलेंगी। नए साल के पहले 15 दिनों तक दिल्ली सरकार इस अभियान को प्रयोग के तौर पर चलाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि रविवार को गाड़ियों के चलाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नकेल लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की तादाद कम करने के लिए अब 1 जनवरी को 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की ही गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। इसके दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर वाली गाड़ियां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। दिल्ली सरकार ने जनवरी के पहले 15 दिनों तक इसे प्रयोग के तौर पर चलाने का फैसला किया है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 1 से 15 तारीख तक पहले चरण में ये इवन ऑड नंबर का जो अभियान है वो पहले चरण में चलेगा। 15 के बाद इसकी पूरे 15 दिन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप फिर आगे की रूपरेखा सरकार तय करेगी। इस दौरान दिल्ली के 200 जगहों पर प्रदूषण सैंपल की जांच की जाएगी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 25 दिसंबर से पहले हर तरह का जो लोगों के मन में शंका है, सवाल है, उसका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट 25 तारीख से पहले ये ज्वाइंट टीम है ये पब्लिक के सामने रख देगी।
फिलहाल ये नियम 2 पहिया वाहनों और दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला लिया जाना बाकी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मरीजों की रोशनी जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर जांच के लिए गई एम्स की टीम का मानना है कि ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी अब वापस आने की उम्मीद नहीं दिखती। इंदौर में 56 मरीजों का इलाज चल रहा है और सभी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। आंखों पर पट्टी बांधे कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 56 मरीजों की रोशनी चली गई। कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र और यही हठधर्मिता और यही तानाशाही सरकार के पास कुछ नहीं है। जो कांड करते हैं उनको बख्शा जाता है, पद दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। बड़वानी के सरकारी शिविर में 16 से 21 नवंबर के बीच 80 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 56 मरीजों की आंखों में परेशानी शुरू हो गई। ऑपरेशन कराए बात ठाई देखता नहीं। ऑपरेशन के बाद से दिखना बंद हो गया। बंद है पहले देखता था थोड़ा। मामले सामने आते ही डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की। जांच के बाद सामने आया कि 56 में से सिर्फ 8 लोगों की आंख की रोशनी ही लौटने की उम्मीद है। ये जो हुआ है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट दुखद घटना हुई है। वो जो 3-4 मरीज हैं जो ठीक हो रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी दिक्कत हो इनको, तो मैंने इनको बोल दिया है कि आप किसी टाइम भी भेज सकते हैं। मरीज कुछ ऐसा नहीं बोल रहे, पर ये उनको दिख नहीं रहा है। उधर बड़वानी के जिला अधिकारी ने अस्पतालों को अगले आदेश तक सभी ऑपरेशन थिएटर बंद करने का आदेश दिया है। सभी ऑपरेशन थिएटर की जांच होगी और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ओटी सभी बंद करवा दी गई। उनको पहले भी मगर यहाँ से उनके पास तक मैसेज नहीं पहुँच पाया था। हमने पहले ही परसों ही ओटी बंद कर दी थी, मगर उनके पास मैसेज नहीं पहुँच पाया था और कल स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी ओटी बंद कर दी गई है। जब तक ये ओटी यहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होती है निर्धारित, तभी तक कोई भी सर्जरी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने मरीजों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही इलाज के पूरे खर्च को उठाने की बात कही है। मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईपीएल में अब राजकोट और पुणे की 2 नई टीमों के तौर पर शामिल किया गया। ये दोनों टीमें आईपीएल 2016 और 17 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का स्थान लेंगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2 नई टीमों का ऐलान किया गया। ये 2 नई टीमें पुणे और राजकोट होंगी। पुणे टीम को कोलकाता के उद्योगपति संजीव गोयनका ने 10 करोड़ में खरीदा है। वहीं मोबाइल कंपनी इंटेक्स राजकोट की मालिक बनी है। इंटेक्स 2 साल के लिए बीसीसीआई को 16 करोड़ देगी। They won't be taking even a single penny from the BCCI, but they will be contributing 16 crores by the New Rising for Pune venue and 10 crore by the Intex for the Rajkot venue. दोनों नई टीमें अगले साल 2 साल के लिए आईपीएल का हिस्सा होंगी। इसके बाद चेन्नई और राजस्थान की टीमें वापस आ जाएंगी। आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग केस में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने जुलाई में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगाया था। अक्टूबर में हुई बीसीसीआई की मीटिंग में दोनों टीमों पर बैन बरकरार रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभात शेयर बाजार की जहां पर लगातार 5वें दिन गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 25,300 के करीब आ गया तो निफ्टी 7700 के नीचे या फैसला। BSE का सेंसेक्स करीब 220 अंक की गिरावट के बाद 25,310 पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी 64 अंक की कमजोरी के साथ 7,701 पर। सेंसेक्स का ये 3 महीने का निचला स्तर है। शेयर बाजार पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भी दिखा। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने उत्पादन न घटाने का फैसला किया, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल 7 साल के निचले स्तर पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी जारी है। $1 की कीमत 67 रुपए के करीब पहुंच गई। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरा और इसके साथ 66.84 पर बंद हुआ। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से विकासशील देशों को नुकसान हो सकता है। चर्चा में विकसित देशों पर खुद के फायदे के लिए WTO के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इस दौरान मुक्त व्यापार आर्थिक उदारीकरण के खतरे की तरफ भी संकेत किया। सम्मेलन में 10वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने वाले विषयों पर भी चर्चा की गई।
ये सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर में नैरोबी में होना है। डेवलपिंग कंट्रीज को यूनाइटेड करना पड़ेगा ना, सबसे पहले इन लोगों की यूनिटी बनानी पड़ेगी। सरकार को अपनी फर्मनेस दिखानी पड़ेगी। वो लोग आपको कहेंगे कि आप स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं, आप जो है ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में रोक टोक लगा रहे हैं, इसको मत करिए। वो कहेंगे ग्रोथ के लिए आपको अच्छा, उसकी बात को मत माने, क्योंकि पिछले 20 साल का अनुभव बताता है ये नहीं हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग में खतरनाक स्तर तक पहुंचे वायु प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने, विशेष वाहनों और फैक्ट्रियों को कुछ दिन के लिए पाबंदी लगाने के आदेश दिए। उधर प्रशासन ने कहा कि अगले 3 दिनों तक धुंध से राहत नहीं मिलेगी। आसमान में फैली धुंध की इसी चादर की वजह से चीन की राजधानी बीजिंग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। धुंध इस कदर है कि बड़ी बड़ी इमारतें भी साफ नजर नहीं आ रहीं। जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों को मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। रेड अलर्ट रहने तक बीजिंग में स्कूल बंद रहेंगे और निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी। प्रशासन का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। But for the first time ever, they've closed down all or most all of the schools in the city here, including Beijing Dafu. And what I've been told is that some students can come if they want to, or they can stay home if they want to. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर बीजिंग के लोग भी चिंतित हैं। 感觉挺恐怖的，就估计反正污染够严重吧。बीजिंग के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में जहरीले कणों का स्तर 256 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 56 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में इस फासले को कम करना बीजिंग प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। झारखंड में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और बोलेरो कार में टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस भास्कर राव ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस राव के बेटे अश्विन पर सरकारी अधिकारियों से घूस लेने का आरोप था। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने मुल्ला पेरियार मामले में तमिलनाडु सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। विपक्ष के भारी गतिरोध के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सरकार पर सूखे के संकट से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। आईसीसी ने 2016 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का लोगो जारी कर दिया है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है। असम में सुरक्षा बलों ने कोकराझार जिले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड संगबिजित गुट के एक कट्टर उग्रवादी को मार गिराया। उसके पास से एक राइफल और गोला बारूद मिले हैं। अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में हैं। दक्षिण अफ्रीकी ओलंपिक खिलाड़ी ऑस्कर पिस्टोरियस को जमानत मिल गई है। पिस्टोरियस को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का दोषी पाया गया है। पिस्टोरियस अब संवैधानिक अदालत में अपील करेंगे। वैश्विक बाजार में मंदी से सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत 175 रुपए गिरकर 25,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम 575 रुपए की गिरावट के साथ 34,425 प्रति किलो हो गए हैं। पद्म भूषण से सम्मानित और बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र आज 80 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के अवसर पर अमिताभ बच्चन समेत फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।